और बात हुई तो मुझे क्या बात करते हैं, मैंने कहा सुने आप ऑफिसर मगर आप एक सियासतदान यतीम बच्चों की क्या हम पास करा देंगे और पेपर दाखिल करा देंगे उसके पैसे खा गए लेकर मैंने कहा सियासत में रहते रहते थोड़ा इतनी चालाकी आ गई है कि लोगों से बात करनी आ गई है। यतीम बच्ची के पैसे ले गए उसका साथ लाया करा दिया। ये पूछो यतीम बच्ची रो रही थी, ये गुड्डू भाई बैठे थे, यतीम बच्ची के पैसे मुझे पता लगा, मुझे अफसोस हुआ। बताना प्रेस की बात होता, नाम बताना उसको। वाकई तो बात करो। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। यार वो क्या हमारे बेचारे ये हमारे केएमसी के कुछ दोस्त हैं, इन्होंने ज्वाइनिंग किया, इनको ज़रा मफलर बुला रहे हैं पहले, फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं। डीएमसी वेस्ट के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। सॉरी कौन भट्टी साहब? नहीं, मैं तो नहीं। हमारे सीनियर आज लगता है ना पेट भरा हुआ है, शुगर लेवल लो नहीं है, छोटा भाई है, आज लग रहा है शुगर लेवल लो नहीं है। आपकी मदद चाहिए इनके इलाज के लिए मुझे ना। सीधे ला इलाज होती है। जी सर, इजाज़त है बॉस, इजाज़त। आज तो बिलावल ने बड़ा लपेट दिया। जमाल भाई जरा जवाब दे दें आपका। जी जी इजाज़त। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहाफ़ी दोस्त और सहाफ़ी दोस्त अब हमारे दोस्त हो गए। आप लोग जिस तरीके से इस कॉज़ के लिए, कराची के कॉज़ के लिए जिस तरीके से जितनी भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, हमारे जितने कैमरामैन हैं, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज हम अपने जब मकसद के अंदर कामयाब हुए हैं और कराची के अंदर इतना बड़ा एक प्रोग्राम चलने जा रहा है, एक इतना बड़ा तरक्याती पैकेज जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कराची के लिए अनाउंस हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो भले आवाज़ उठाई होगी बीइंग अपोजिशन मेंबर्स, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा रोल है वो तमाम मीडिया चैनल्स का है, आप सब सहाफ़ियों का है, जो आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते रहे और हमारे एहतजाजों में बैठते रहे। कैमरामैन आपके भी बड़े मशकूर हैं, आप लोगों ने भी बड़ा हमारा साथ दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए और कराची जो है वो बदलने वाला है। और आपको आज भी याद हो कि पिछले 1.5 साल से हम ये नारा लगाते थे और हम ये कहते रहते थे, हमारा स्लोगन था कि वी विल मेक कराची ग्रेट अगेन, कि वो वक्त वापस आएगा कि कराची की सड़कें धुला करेगी, वो वक्त वापस आएगा जब कराची की रौनकें वापस बहाल होंगी, कराची की गली कोचों में जो रोशनियाँ नहीं हैं वो वापस बहाल होंगी, कराची के पानी के मसाइल हल होंगे, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे। यह अंदाज़न ये देखेंगे तकरीबन हम 2 साल से इन चीज़ों में लगे हुए थे। और मैं इसके अंदर खराज तहसीन अपने तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को भी ज़रूर दूँगा, क्योंकि उनकी भी ये बहुत मेहनत है कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ये कहते रहे और वज़ीर आज़म साहब को हमारे MNAs MPs जो कराची से इलेक्टेड हैं वो बताते रहे कि अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी का या किसी सूबाई हुकूमत का, सिंध हुकूमत का, तो वो काम होने नहीं वाला है। और ये बात साबित हुई तहरीक इंसाफ के सारे MNAs MPs की कि अगर ये काम करना था, ये इनिशिएटिव आना था, तो ये इनिशिएटिव आना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से था। तो मैं मुबारकबाद वंस अगेन पेश करता हूँ आप सबको। लेकिन अब बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं कि जिसमें बात की जा रही है कि अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कोविड के ख़ात्मे के बाद अब एक शहर की, जहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मौजूद है, वहाँ के कचरे, वहाँ के गटर, वहाँ के स्टॉर्म ड्रेन, वहाँ की ट्रांसपोर्ट, उसके लिए भी वो जो है सड़कों के लिए उसके लिए भी कंसर्न है। हालांकि
कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कभी भी वज़ीर आज़म ये काम नहीं करते हैं। उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं फॉरेन पॉलिसीज़, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इकॉनमी को किस तरह बेहतर करना है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने मुल्क को, मुल्क के म्यार को, मुल्क के नाम को, उसको किस तरह दुनिया के अंदर प्रमोट करना है, कैसे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है, किस तरीके से टूरिज़म को बेहतर करना है। लेकिन आपका वज़ीर आज़म वो सारे काम करने के अलावा उसके साथ साथ जो है आज वो ये काम भी कर रहे हैं बैठ कर कि शहर कराची के मसाइल हल कर रहे हैं। लेकिन हमने ये बात देखी कि आज ये हमारी कराची की ये कैबिनेट बैठी हुई है, पूरी हमारे MNAs MPs बैठे हुए हैं। हमने देखा कि एकदम से शहर के अंदर कुछ बरसाती मेंढकों को मौत आई हुई है। मौत का लफ्ज़ मैं सर इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ माजरत के साथ कि उनकी चीखें निकली हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने साथ वज़ीर आला को बिठाया, अपने साथ गवर्नर सिंध को बिठाया और पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज दिया कि कराची के मसाइल की खातिर हम सब ऑन बोर्ड हैं और हम शहर की बेहतरी की खातिर मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब के जो अल्फाज थे, उनके अल्फाज ये थे कि ये जो पैसा खर्च किया जाएगा 1100 अरब रुपए, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये पैसा मिलकर खर्च करेगी। उन्होंने किसी किस्म का कोई ब्रेकअप नहीं दिया, इस वजह से नहीं दिया कि वज़ीर आज़म साहब इन सारी सियासी मामलात में नहीं जाना चाहते। लेकिन हमने देखा कि कभी उनके सन कोटा पे आए हुए एक साहब जो हैं एडवाइज़र, वो रोज़ाना बैठकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम के देखते हैं कि उनके नाकाम मिनिस्टर जो कि 12 साल से बार बार नाकाम होते जा रहे हैं, वो बैठकर जो है नामुनासिब बयानात दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कराची की वो सियासी जमातें जो पिछले 25 साल से नाकाम होती रही हैं, उनको भी मौत आ रही है। एक साहब फरमा रहे हैं कि मैं शायद 27 तारीख को कोई मार्च निकालूंगा, और दूसरी जमात वो फरमा रही है, वो कहते हैं कि इसमें से जो है हम सबसे बड़ा शेयर जो है वो हमारा है, हमारी हुकूमत का शेयर है। ये सारी बातें नामुनासिब हैं, हम नहीं करना चाहते थे। हम यहाँ बैठकर ये दुकान खोलना नहीं चाहते थे कि किसका पैसा ज़्यादा लगा है, किसका पैसा कम लगा है। लेकिन क्योंकि आपने ये सिलसिला शुरू किया, आपके चेयरमैन ने ये सिलसिला शुरू किया, उसके साथ साथ आपके वज़ीर आला ने ये सिलसिला शुरू किया, आपके मिनिस्टर्स और आपके चमचे ने शुरू किया, तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग कराची का बेटा, मैं बीइंग कराची प्रेसिडेंट फ्रॉम PTI, मैंने ये ज़रूरी महसूस किया कि मैं जो हूँ यहाँ बैठ के कुछ डिटेल्स आपको दे दूँ कि हकीकत क्या है, सच्चाई की बुनियाद के ऊपर आपको कुछ बता दिया जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीज़ें 12 साल पहले क्यों नहीं करी? 5 दफ़ा आपकी हुकूमत आई ना सूबे सिंध के अंदर, 5 दफ़ा सूबे सिंध का हिस्सा कराची शहर भी है। 12 साल में पीपल्स पार्टी आपने कराची के रोड क्यों नहीं बनाए? 12 साल में आपने 800 अरब रुपए क्यों नहीं अनाउंस किए? पानी के मसाइल क्यों नहीं हल किए? इन 12 सालों के अंदर आपने ये स्टॉर्म ड्रेन्स को क्यों नहीं ठीक करा, जो कि हर बारिश में, चाहे वो 150 मिलीमीटर हो, चाहे वो 200 mm की बारिश हो, हर बारिश का जो स्पेल था वो आपके स्टॉर्म ड्रेन डूब जाते थे। इन 12 साल के अंदर आपने K4 को क्यों नहीं मुकम्मल किया? इन 12 सालों के अंदर आपने कराची के आवाम को पीने का पानी क्यों नहीं मुयस्सर किया? पीपल्स पार्टी इन 12 सालों के अंदर आपने जो आपका सीवेज का पानी सारा समंदर के अंदर जाता है, उसको आपने क्यों नहीं करा? इन 12 सालों के अंदर 800 अरब तो छोड़ो, 80 अरब रुपए आपने क्यों नहीं अनाउंस किए? अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब कराची में आए, आप सबको बिठाया, तो अब आपने ये सियासत शुरू कर दी है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें आप अपना तो हिसाब किताब दीजिए कि आपने इन 12 सालों के अंदर ट्रांसपोर्ट पे, पानी पे, सीवेज पे, स्टॉर्म ड्रेन पे, नालों पे आपने कितना पैसा खर्च किया है? अवाम को बताइए तो सही है, कितना काम किया आपने? काम वज़ीर आज़म कर रहे हैं, आके आपको साथ बिठा रहे हैं। मैं इसके साथ साथ अपनी अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि जो काम उनका नहीं है वो काम भी आप हमारे लिए कर रहे हैं। आप एक तरफ सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से वज़ीर आज़म को इन कामों के अंदर डाल दिया, हमें मजबूरन आपसे भी गुजारिशें करनी पड़ रही हैं। हम आपकी भी इसके लिए बड़े जो हैं मशकूर हैं। सो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका क्या हिसाब किताब है। उसके साथ साथ हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि 4 साल का जो ये सारा बल्दियाती निज़ाम चला है,
इसका भी पूरा एक ऑडिट किया जाए, पूरा फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए कि भाई डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर चेयरमैन पीपल्स पार्टी के थे, इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, वो पैसा आया कितना था, खर्च कहाँ पर हुआ बताया जाए, मलीर के अंदर भी बताया जाए, ईस्ट के अंदर बताया जाए, सेंट्रल में तमाम कराची के डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया जाए कि इस 4 साल के अंदर आवाम को कितना फ़ायदा हुआ, कितना माल आया, ये माल खर्च किधर हुआ। ये सारी डिटेल जो हैं हम फौरी तौर पर चाहते हैं कि हमें बताया जाए। आप जिस तरीके से ये 1100 अरब रुपए का जो वज़ीर आज़म साहब का पैकेज है, इसको आप सैबोटाज करने निकले हैं, ये हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये काम बिलावल जरदारी साहब आप ना करें। मुराद अली शाह साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे भी गुजारिश है। हमने तो कहा कि हमने कड़वा घूंट कराची की खातिर पिया, हम आपके साथ बैठे और इस टेबल के ऊपर बैठकर हमने ये फैसला करा कि नहीं, कराची की खातिर काम करेंगे, जो कुछ हुआ है पीछे उसका हिसाब किताब नैब करेगी, लेकिन हम कराची की खातिर आपके साथ बैठेंगे और हम नहीं चाहते कि ये मामला उस जगह पे पहुँचें। कुछ देर पहले एक मीटिंग अटेंड कर मैं आ रहा हूँ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ। कराची की जितनी भी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी आज वो वहाँ पर आई हुई थी, एक्सपोर्टर्स भी आए हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हुए थे, हर शोबे से रखने वाला शख्स आज जो है सदर पाकिस्तान के साथ मीटिंग में थे। मैं वहाँ पे बैठा था, मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जो अल्फाज उनके मुंह से निकल रहे थे, जिस तरीके से वो वफाकी हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे थे, जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब की इनिशिएटिव्स की वो तारीफ़ें कर रहे थे, हमें खुशी हो रही थी, हमें खुशी हो रही थी कि वज़ीर आज़म साहब की तारीफ़ हो रही थी कि हमारे जो प्लान सारे अनाउंस हुए हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आज हमारी कराची की बिज़नेस कम्युनिटी खुश है। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान की, कि उनके कारोबार बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इसमें वज़ीर आज़म साहब का जो सबसे बड़ा गर्ज़ है कि एम्प्लॉयमेंट, जिसको कहते हैं ना कि बेरोज़गारी कम से कम होती जा रही है, रोज़गार मिलता जा रहा है। जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हमारी हुकूमत का जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो रोज़गार देने पे होगा। तो पीपल्स पार्टी, आप ये देखिए कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, वो क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो किस तरीके से एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए आपके जो है सिटीजन्स को बांट रहा है, गरीबों को पैसा दे रहा है। वो वज़ीर आज़म आपके जो हैं वो लंगर खाने खोल रहे हैं, वहाँ पे जाके ख़ुद खाना खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड को चेक करने के लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पे पनाहगाह बनी हुई है। और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं। सो हम नहीं चाहते कि कराची का ये प्लान जो है वो किसी तरीके से कोई और किसी और की तरफ चले जाए। मैं आपको आज सारी मीडिया को वो एक ब्रेकअप देना चाहता हूँ कि वो ब्रेकअप है क्या, 1100 अरब रुपए का, वो किसने कितना पैसा खर्च करना है ताकि आवाम जो है वो गुमराह बिल्कुल ना हो। सो ये 1100 अरब रुपए का जो बेसिकली पूरा इसका ब्रेकअप है, इसके अंदर 125 अरब रुपए जो हैं अंदाज़न 125 अरब रुपए हैं। ये बहरिया का जो पैसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ है, ये वो पैसा है कि जो कि इस 1100 अरब रुपए में कराची के ऊपर ख़र्च किया जाएगा। इसका एक हिस्सा कराची पे ख़र्च किया जाएगा और एक इसका हिस्सा जो है वो सिंध के बाकी शहरों में जो है उसको ख़र्च किया जाएगा, क्योंकि उसमें ये फ़ैसला किया गया, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये पैसा सिंध का है, सिंध के बाकी शहरों में भी होना चाहिए। तो सिंध ज़मीन कराची के अंदर है तो आधा पैसा कराची में और बाकी आधा पैसा बाकी शहरों में। ये हो गया आपका 125 अरब। उसके अलावा 300 अरब रुपए जो हैं वो आपके KCR के ऊपर ख़र्च किए जाएंगे। 300 अरब रुपए KCR पे ख़र्च किए जाएंगे। और ये भी अहकामात जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल करे और उसके ऊपर देर ना की जाए। अब उसके ऊपर वज़ीर आला साहब कहते हैं कि नहीं, वो तो हम बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप चीफ जस्टिस साहब को राज़ी कर लें और हमें ये बता दें उन 300 अरब रुपये को और हम कहाँ लगाएं। हम तो और वो पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, उसको अपने जेब में नहीं डालना चाहते हैं। उसके अलावा ये हो गए टोटल आपके पीछे बचे आपके 700 अरब रुपये। तो जो 700 अरब रुपये रह गए उसमें से अंदाज़न 350 अरब रुपये वफाकी हुकूमत खर्च करेगी कराची शहर के ऊपर और आधा पैसा इसी तरीके से सूबाई हुकूमत ने ज़िम्मेदारी ली है कि वो पैसा खर्च करेगी। जो पैसा KCR के ऊपर खर्च होगा, जो कर्ज़ लिया जाएगा, वो ज़िम्मेदारी भी तो आपकी वफाकी हुकूमत की होगी ना। वो पैसा भी वफाकी हुकूमत ने उतारना है, वो कोई सूबाई हुकूमत ने नहीं उतारना है। लेकिन अगर इन 1100 अरब रुपए में से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि वो 1100 अरब रुपए कराची में पूरा खर्च करे तो बिस्मिल्लाह पूरा 1100 अरब रुपए खर्च कर लें। इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है। 12 साल से तो आप बहुत कुछ खर्च कर ही रहे हैं ना, तो अभी भी खर्च कर लें। और हमारे पास जो एडिशनल पैसा पड़ा हुआ है
आप हमें बता दें हमने क्या काम करना है, क्योंकि शहर की बेहतरी के लिए हमने तो आगे बढ़ना है। इसी सिलसिले के अंदर एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मीटिंग्स भी हो रही हैं। असद उमर साहब ने पिछले दिनों एक मीटिंग की थी जिसके अंदर रेलवे मिनिस्ट्री, आपकी वाटर रिसोर्सेज हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न हो गया, NDMA हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, प्लानिंग मिनिस्ट्री होगी, इनके साथ बैठकर भी एक मीटिंग की गई है और पूछा गया है कि बताया जाए कि टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है, और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। क्योंकि देखें, जब तहरीक इंसाफ काम करेगी और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम करेगी तो वो ऐसे काम नहीं करेगी कि 10 साल 20 साल 25 साल के प्लान चलते रहें। एक टाइमलाइन डिसाइड होगा कि बताया जाएगा कि हर डिपार्टमेंट का काम, वो रोड कितने कौन सी तारीख को ख़त्म होंगे, K4 कब तक मुकम्मल होगा, तो उसके ऊपर भी मीटिंगें चल रही हैं और वो जल्द मीडिया को बता दिया जाएगा कि उसका कंप्लीशन कब है। देखें, इसके अंदर कोई किस्म का वो नहीं है कि किसी को बड़ा दिखाया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाया जा रहा है। बराबरी की सतह के ऊपर ये काम किया जा रहा है और हम इस बात में कामयाब हुए हैं कि हमने इनिशिएटिव लिया है कराची के लिए और 2023 तक की ये डेडलाइन है कि 2023 तक ये सारे काम मुकम्मल कर दिए जाएंगे। K4 आपको पता है कि K4 जो है वो पिछले 12 साल से कागज़ों पे बन रहा है और पीपल्स पार्टी ने उन कागज़ों के ऊपर कोई 20 से 25 करोड़ रुपए ज़ाया भी कर दिए आवाम के, और जब वो ज़ाया हो गए तो पता चला कि डिज़ाइन गलत बना है। अगर आप में काबिलियत थी तो आप 12 साल पहले उसको मुकम्मल कर लेते ना, लेकिन आपने नहीं किया। हमारी नीयतों के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो शक ना किया जाए। हम एक एजेंडा लेकर आए हैं और वो हमारा एजेंडा जो है वो ये एजेंडा है कि हमने कराची को ठीक करना है, कराची के अवाम को पीने का पानी फराहम करना है, कराची के अवाम को सड़कों पर बसें फराहम करनी हैं। कराची के अंदर जब अल्लाह की रहमत आए बारिश की शक्ल में तो वो जहमत ना बने सिंध हुकूमत की नालायकियों की वजह से। हमारा एजेंडा ये है कि कराची के तमाम मसाइल जैसे कि गार्बेज कलेक्शन है कि 12 साल से पीपल्स पार्टी ये नहीं पता लगा सकी कि दुनिया के अंदर कचरे को किस तरह संभाला जा सकता है। 12 साल में इनको नहीं अंदाज़ा लगा सका। लाहौर चले जाते, पेशावर चले जाते, बलूचिस्तान चले जाते तो उनको ये लग पता जाता कि कचरे को किस तरह संभाला जाता है। ये हमारा टारगेट है कि कराची के इस मसाइल को हल करना है। मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ कराची की हद तक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि इस तरह के जितने मसाइल सूबे सिंध के बाकी शहरों के अंदर हैं वहाँ पर भी ये सारे काम किए जाएंगे, वहाँ पर भी बेहतरी लेकर आई जाएगी, वहाँ पर भी ये मसाइल हल किए जाएंगे। और इस कमेटी की जो सबसे बड़ी बात है जो कि मैं आपको बताऊँ कि पहले इश्यूज़ आते थे कि कैंटोनमेंट का रोड बीच में आ गया, कोई इलाका जो है वो DHA का आ गया, कोई LDA का आ गया, कोई MDA का आ गया, कोई किसका आ गया। तो ये फ़ैसला किया गया है कि ये जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इदारे हैं, ये सब काम करेंगे इस कमेटी के अंडर। जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ये कमेटी बनी है उसके अंडर काम करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है अब इसको कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर तब्दील किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसको कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर जो है तब्दील किया जाएगा, ताकि सिंध के जो बाकी शहर हैं उनके भी मसाइल हल किए जा सकें। वो ऑलरेडी कराची वाटर बोर्ड है, सिंध के जो बाकी शहरों के मसाइल हैं उनको भी तरजीह दी जा सके। आखिर के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आज की तारीख के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा टीवी पे जाके अवाम को झूठ नहीं बोलेगा 800 अरब रुपए का। अगर वो झूठ बोलेंगे तो मेरी गुजारिश है कि आप जितने सहाफ़ी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, जो ब्रेकअप हमने आपको दिया है वो आप चाहेंगे हम किसी भी इदारे से आपको ला के वो दे सकते हैं, अपनी किसी भी सीनियर मिनिस्टर से भी और इस कमेटी की हेड से भी दी जा सकते हैं। आवाम को झूठ ना बोला जाए, आवाम को गुमराह ना किया जाए और आवाम को ये बता दिया जाए कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, देर ऑल ऑन वन पेज एंड दे हैव डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू फिक्स कराची इंशाल्लाह हमेशा के लिए, और कराची के मसाइल हमेशा के लिए हम इसको हल करेंगे ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो कम से कम जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे आज भी हमें कहते हैं कि कचरा क्यों पड़ा हुआ है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों से हमारी जान छोटे, हम आगे निकलें और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हम उसको फोकस करें, इकॉनमी पे फोकस करें, टूरिज़म पे फोकस करें, मुल्क की तरक्की के लिए हम काम करें। और वज़ीर आज़म साहब को कम से कम हमारे जो सूबाई हुकूमतें इन कामों के अंदर ना डालें जो ये
छोटे छोटे कचरे उठाने के, गटर के, सीवरेज के, स्टॉर्म ड्रेन के, इसमें हमें भी शर्म आती है, हमें भी शर्मिंदगी होती है, आप लोगों को भी शर्मिंदगी होती होगी कि क्या वज़ीर आज़म साहब कराची आके और ये इस किस्म के काम बता रहे हैं जो काउंसलर्स के काम है, जो मेयर के काम है। और उसके अलावा आखिर में हम आपको बताना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ का ये एजेंडा है कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये हमारा टारगेट है कि जो मेयर कराची का आइंदा आएगा वो इंशाअल्लाह ताला उसके पास तमाम इख्तियारात हों। और हम एक्सपेक्ट करते हैं सिंध हुकूमत से भी ये कि जो बिल जमा कराया गया सिंध असम्बली में उसे एक्सेप्ट किया जाए। अगर उन्हें हमारा बिल पसंद नहीं और समझते हैं कि इसके अंदर और बेहतरी की जा सकती है तो वो और बेहतर जो है कोई बिल पेश कर दें, हम उसमें भी रज़ामंद हैं। हम चाहते हैं सिर्फ कराची नहीं, हम चाहते हैं कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, लड़काना, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है सिंध के लोगों को वो तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ मिलें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 12 साल से आवाम को सूबे सिंध में नहीं दे पाई है। क्योंकि मैं आपको मिसाल देता हूँ ना कि क्या आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में जहाँ से वो जीत कर आए अपने लोगों को ये तमाम फैसिलिटीज़ दे दी हैं, जैसे कि पीने का पानी, जैसे कि स्कूलों में तालीम, जैसे कि अस्पतालों में इलाज। क्या मुराद अली शाह ने 7 के अंदर ये तीर मार दिया? नहीं मारा। क्या बिलावल लाड़काना से जीत कर आए, उन्होंने लाड़कानों को ये तमाम फैसिलिटीज़ दी? नहीं दे सकी। यहाँ तक कि इनके मिनिस्टर्स जिन शहरों से आए हैं वो अपने इलाकों के अंदर भी नहीं कर सके। तो पीपल्स पार्टी हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी सिमत को दुरुस्त करना चाहते हैं और आपका हाथ पकड़कर सूबे सिंध के मसाइल हल करना चाहते हैं। हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिंसियरिटी के साथ, आप ईमानदारी के साथ वज़ीर आज़म की मदद करें ताकि पूरे सूबे सिंध को हम ठीक करें जो कि आप पिछले 12 साल में नहीं कर सकें। शुक्रिया। साहब ये बताइए, 2 सवाल है। एक आपने जमाल सिद्दीकी से, ये बिलावल भुट्टो ने भी मीर को खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बड़ी तनकीद की है वज़ीर आज़म पर भी, आपकी वफाकी हुकूमत पर भी, किसानों के लिए किसी का जा रहा कि जो पैकेज ऐलान है तो ये मुतनाज़ा क्यों बन गया? पीपल्स पार्टी ने क्यों बना दिया? जबकि पैसा तो लग रहा था। तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि पैसा उनको दे दे या काम कराएंगे, झगड़ा क्यों शुरू हुआ? फिर तो जमाल सिद्दीकी साहब आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने डाली है कारकुनान के इकट्ठा करने बल्दियाती इंतखाबात के लिए। तो जो घरों पर बैठ गए या नहीं है या किस तरह वो करेंगे, दोनों का सवाल है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी। तो देखिए यूजुअली होता क्या है कि जब काम एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है सूबाई हुकूमत होने की हैसियत से कि उन्होंने ये सारे अवाम के मसाइल जो हैं वो ये हल करने हैं, और वो मसाइल जब वो हल नहीं करते तो दूसरे इदारों को आना पड़ता है, वफाकी हुकूमत को आना पड़ता है और वो काम करती है। लेकिन उसमें देखें होता यह है कि एक शर्मिंदगी का माहौल बन जाता है, एक शर्मिंदगी का माहौल बन जाता है कि सिंध के लोगों को क्या जवाब देंगे कि जो 12 साल से हमारी ज़िम्मेदारी थी, जो आवाम को हमने डिलीवरी देनी थी, कि जो हुकूमत ये नारा लगा के आई थी कि रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं दे पाई। आज वज़ीर आज़म जो हैं वो एहसास के ज़रिए और अपने बाकी पैकेजेस के ज़रिए काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको वो एक फ़ीलिंग होती है कि यार ये काम हमारा था, हमने नहीं करा। तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, भले इस तरह की स्टेटमेंट्स आएँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दी जाए जिसकी वजह से आवाम जो है वो गुमराह हो। जान भाई, जो आपने सवाल पूछा है वो बेसिकली हमारी कोई तंजीमी इख्तलाफात इस नौयत के नहीं है जिस तरह की कुछ टीवी चैनल से खबरें भी चलाई हैं। हर सियासी जमात में होता है, सब एक दूसरे की राय से मुत्तफिक नहीं होते हैं, तो कहीं कहीं राय का इख्तलाफ होता है। तो पार्टी ने इसलिए ये कोशिश की है कि जो रीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं उनको सॉल्व कर ले, उसका फ़ायदा पार्टी को होता है। आगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जब सारे लोग एक पेज पर होंगे तो उसका फ़ायदा बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी को ही होगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध में भी हम एक अच्छा रिजल्ट दें बल्दियाती इलेक्शन में। आपने ब्रेकअप बताया, यह काम का पैसा ना आपका है ना सिंध हुकूमत का है। रेलवे जो है वो पुराना मनसूबा है, नया मनसूबा नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट ने जो मंसूबे में शामिल किए जिनमें एक एक्सप्रेस वे जो बनाया जाएगा वो भी कराची के अवाम के लिए नहीं, जो आपकी सोसाइटियों के लिए है, DHA और मेरे टाउन के लिए, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए कि कोई नया मनसूबा विकास आ रहा है कराची पैकेज में, कितने पैकेज? अच्छा देखिए सर, कराची के मसाइल क्या हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ ना। कराची के मसाइल में आपके चैनल हाईलाइट करते रहे कि कराची में पीने का पानी नहीं है, इसके अंदर पीने के पानी के लिए K4 के लिए पानी रखे गए हैं।
कराची के मसाइल ये हैं कि 12 साल में पीपल्स पार्टी एक बस भी नहीं लेकर आ सकी, तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के मसाइल को देखा जाएगा। कराची के मसाइल सर ये हैं कि जब बारिश आ जाती है और ज़्यादा बारिश आ जाती है तो पूरे शहर में ज़्यादा पानी हो जाता है और लोग डूब जाते हैं, तो इसके अंदर स्टॉर्म ड्रेन्स शामिल हैं। कराची का एक बहुत बड़ा मसला है, कराची की आवाम का नहीं, वो मरीन लाइफ का, कि जितना आपका सीवेज का पानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो सारा गंदा पानी जो है विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो सीधा समुद्र में चले आता है। ये सारे मसाइल हैं ना सर।